अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स। आज मैं जिस टॉपिक पे बात करूँगी वो बहुत ही अहम है और वो टॉपिक है यानी रमज़ान में जो शुगर के मरीज़ हैं वो क्या रोज़ा रख सकते हैं या नहीं। जैसे कि आपको लोगों को पता है कि रमज़ान का आमद आमद है और सब लोग ये चाहते हैं कि रमज़ान के इस बाबरकत महीने में ज़्यादा से ज़्यादा मुस्तफ़ीद हो सकें, अपने रब की इबादत कर सकें, अस्कार कर सकें और जो हम पे फ़र्ज़ है रोज़ा वो रख सकें। तो बहुत ज़रूरी है कि हमें ये पता होना चाहिए कि ऐसे मरीज़ जो कि शुगर, ब्लड प्रेशर या किसी भी मर्ज़ में मुब्तला हैं, तो वो इस फ़र्ज़ को एहसन तरीके से किस तरह अंजाम दे सकते हैं। और उसके लिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ। आज की मेरी वीडियो जो है ना सिर्फ़ शुगर के मरीज़ों के लिए है और आहिस्ता-आहिस्ता जो है ना मैं बाकी जो है ना मेडिकल डिज़ीज़ के ऊपर भी बात करूँगी, ताकि मेरे वो तमाम बहन-भाई जो कि किसी मर्ज़ में मुब्तला हैं, वो जो है ना इस वीडियो को देखने के बाद जो है ना अपना रोज़ा जो है ना वो कंटिन्यू कर सकें और रख सकें। तो आज हम बात करेंगे कि शुगर के मरीज़ कैसे रोज़ा रख सकते हैं। तो शुगर के मरीज़ों की ना कैटेगरीज़ होती हैं, यानी कुछ लोग मेडिसिन्स पे होते हैं, कुछ लोग मेडिसिन पे नहीं होते और ख़ाली जो है ना अपनी डाइट से कंट्रोल कर रहे होते हैं और कुछ लोग जो है ना इंसुलिन पे होते हैं और कुछ लोग इंसुलिन पे होते हुए भी बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस जो है ना से गुज़र रहे होते हैं। तो मैं नीचे से स्टार्ट करती हूँ कि अगर ऐसे मरीज़ जो इंसुलिन भी लगाते हैं और मुख्तलिफ़ कॉम्प्लिकेशंस में हैं, उन लोगों के लिए जो है ना बेहतर है कि रोज़ा ना रखें। क्योंकि जब वो रोज़ा रखेंगे तो उन चीज़ों को मैनेज करना उनके लिए मुश्किल हो जाएगा और कॉम्प्लिकेशंस बढ़ जाएँगी और जो है ना वो बहुत ज़्यादा जो है ना प्रॉब्लम का शिकार हो जाएँगे और उनकी जो बीमारी है वो बढ़ जाएगी और उसको मैनेज करना मुश्किल हो जाएगा। वो ये करें कि जो है ना अपने रब की इबादत करें, अस्कार करें और जो है ना लोगों को रोज़ा जो है ना इफ्तार करवाएँ, उसमें जो है ना वो ये हेल्प आउट कर सकते हैं। बेहतर है कि वो रोज़ा ना रखें क्योंकि उनसे ये है कि उनकी शुगर इस हद तक बढ़ चुकी हुई है कि इंसुलिन से भी कंट्रोल नहीं है और वो डिफ़रेंट जो जिस्म के अज़ू हैं, उन पे वो इफ़ेक्ट कर रही है जिसकी वजह से उनकी कॉम्प्लिकेशंस में जैसे आँखों की कॉम्प्लिकेशन हो गई, गुर्दों की हो गई, इस तरह मुख्तलिफ़ कॉम्प्लिकेशंस में हैं। तो बेहतर ये है कि वो इस चीज़ को ना करें। अब मैं फिर स्टार्ट से स्टार्ट करती हूँ और वो ये है कि ऐसे लोग जो कि शुगर के मरीज़ हैं लेकिन वो अपनी डाइट से कंट्रोल कर रहे हैं, तो उनके लिए तो बहुत ही आसान है क्योंकि वो ज़्यादा रोज़ा रखेंगे और डाइट कॉन्शियस वो पहले से ही हैं, अपनी इफ्तारी उसी तरीके से करेंगे, कम जैसे कि वो पहले से कर रहे हैं। इसमें सिर्फ़ नुकसान ये होता है कि अक्सर हम अपनी वॉक छोड़ देते हैं। रूटीन में हम वॉक कर रहे होते हैं, लेकिन जब रमज़ान आता है तो हम अपनी वॉक छोड़ देते हैं, तो आपने वो नहीं छोड़नी। तो ऐसे लोग जो कि मेडिसिन पे नहीं हैं, उनके लिए यही है कि डाइट कॉन्शियस तो वो पहले से ही होते हैं। सिर्फ़ ये है कि अपनी वॉक को ना छोड़ें, उसको कंटिन्यू रखें, चाहे वो सहरी के बाद कर लें, ठीक है? या फिर वो जो है ना इफ्तारी करने के बाद कर लें। तो ये उनके लिए बेटर हो जाएगा। अब आ जाते हैं ऐसे लोग जो कि शुगर के मरीज़ हैं और मेडिसिन के ऊपर हैं। उनके लिए थोड़ी-सी परेशानी होती है कि ओहो! हम तो सुबह-शाम जो है ना मेडिसिन ले रहे थे, अब हम कैसे और किस तरीके से करें? तो आप लोगों को भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं। जो आप सुबह-शाम ले रहे थे, वो आप मेडिसिन शिफ्ट करेंगे अफ्तारी और सहरी पे। यानी जैसे आप अफ्तारी को सुबह कर लें या सहरी को सुबह कर लें और अफ्तारी को आप शाम कर लें, तो इस तरीके से आप अपनी मेडिसिन को मैनेज करेंगे सुबह-शाम के ऊपर। हाँ, ये है कि आप लोग पहले भी खाने का इतना ज़्यादा ख़्याल नहीं रख रहे थे और अब तो जी रमज़ान है और अफ्तारी में तो बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं होता। अब आप लोगों का रोल है कि आप लोगों ने अपनी खुराक पे तवज्जो देनी है। आप अपनी अफ्तारी करें, मेडिसिन लेके पानी पिएँ, आधी खजूर या एक फल के साथ जो है ना अपनी अफ्तारी करें। बस फल लें, ऐसा फल जो आपकी शुगर ना बढ़ाए। ये जूसेस हो गए या फिर जी ये तली हुई चीज़ें होंगी, ये आप लोगों ने नहीं इस्तेमाल करनी। अगर आप लोगों ने कोई समोसा या कुछ इस तरीके से लेना है, ठीक है ना? तो आप जो है ना एयर फ्रायर मिलता है, उसमें बहुत ईज़िली हो जाता है, ना ऑयल यूज़ होता है, ना ही अ इस तरीके से डीप फ्राई किया जाता है, आप लोग वो इस्तेमाल कर सकते हैं, वो आप लोगों के लिए बेहतर है। लेकिन अगेन मियाना रवि एतदाल से खाने वाली बात है।
उसके बाद अपनी नमाज़ को अदा करें। नमाज़ पढ़ने के बाद जो है ना फिर आप जो अपना हल्का-फुल्का खाना खाते हैं, जैसे मल्टीग्रेन की रोटी हो गई, थोड़ा-सा सालन हो गया, वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। या फिर आप अपने खाने को जो है ना 9 बजे तरावियों के बाद भी ले सकते हैं। और फिर सहरी में जो है ना आप उसी तरीके से हल्की-फुल्की ग़िज़ा खाएँ। ग्रीक योगर्ट बहुत ही अहम और इम्पॉर्टेंट है। इसके लिए मैं अलहदा से एक वीडियो बनाऊँगी जिसमें मैं आप लोगों को बताऊँगी कि ग्रीक योगर्ट जो है ना बनाने का क्या तरीका है, ठीक है? तो ग्रीक योगर्ट आपके लिए जो है ना बहुत ही कारआमद साबित होगा, क्योंकि उसमें सारी कार्बोहाइड्रेट्स ख़त्म हो जाती हैं और वो आपके लिए उसको आप लस्सी भी उसकी यूज़ कर सकते हैं, दही भी यूज़ कर सकते हैं, चटनी में भी डाल के जो है ना आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये आपके लिए काफ़ी कारआमद साबित होगा। तो अपने खाने की इस चीज़ का ख़्याल रखिएगा कि आपने कार्बोहाइड्रेट्स कम लेने हैं, जो कि हम रमज़ान में बहुत ज़्यादा हम ये सोचते हैं कि रमज़ान में जी फ़ास्टिंग होगी और हमारा वज़न कम हो जाएगा, लेकिन हमारी भूल होती है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैंने भी 2 केजी इंक्रीज़ ही किया है, क्योंकि आप कंट्रोल ही नहीं कर सकते जब इतनी खूबसूरत और प्यारी चीज़ें जो है ना दस्तरख़्वान पे सज रही होती हैं या इर्द-गिर्द के घरों से खुशबू आ रही होती है, तो आपका भी दिल ललचाता है। लेकिन आपने अपनी सेहत की तरफ देखना है, आपने इन चीज़ों की तरफ नहीं देखना। एंड अगेन एंड अगेन वर्कआउट और वॉक वो नहीं छोड़नी, नहीं छोड़नी। कोई ना कोई आधे घंटे का टाइम निकाल के या वर्कआउट करें या एक्सरसाइज़ करें, वो बहुत ज़रूरी है। ठीक है, उम्मीद है कि आप लोगों को ये मेरी बात समझ आ गई होगी। अब मैं बात करूँगी ऐसे शुगर के मरीज़ों के लिए जो कि इंसुलिन पे हैं। उनको भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अब इंसुलिन के पे जो मरीज़ हैं, उनकी डिफ़रेंट कैटेगरीज़ हैं, डिफ़रेंट तरीके से वो लेते हैं। उनकी डिटेल वीडियो जो है ना मैं एक अलहदा से बनाऊँगी। अभी सिर्फ़ इतना बताना चाह रही हूँ कि जो इंसुलिन पे हैं, उनको कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं है, वो रोज़ा रख सकते हैं। बस फ़र्क सिर्फ़ ये होता है कि जो उनकी डोज़ेज़ हैं, वो थोड़ी-सी एडजस्ट करनी होती हैं, क्योंकि कम हो जाती हैं। एक बात, उनके टाइमिंग्स एडजस्ट करने होते हैं, यानी अगर वो सपोज़ 70-30 वाली जो है ना सुबह-शाम लगा रहे हैं, तो अगेन वो सहरी अफ़्तारी में हो जाएँगी। लेकिन जो सहरी वाली डोज़ होगी उसको हम थोड़ा-सा कम कर लेते होते हैं, क्योंकि पूरा दिन उसने फ़ास्टिंग में गुज़रना होता है। इसी तरीके से अगर 24 आवर वाली लॉन्ग एक्टिंग लगा रहे हैं, तो उसकी भी थोड़ी-सी हम डोज़ एडजस्ट करके वो रात के 10 बजे कर देते होते हैं। अगर वो खाने से पहले लगा रहे हैं, तो उसकी फिर मॉनिटरिंग शुरू हो जाती है, वो तो कोई इश्यू नहीं है, अल्ट्रा शॉर्ट होती है और वो हम खाने से पहले लगा रहे होते हैं। तो उसमें थोड़ी-सी डोज़ एडजस्टमेंट और टाइमिंग्स का होता है। अगेन खाने का वही स्केड्यूल है जैसे मैंने आप लोगों को पहले ही बताया है कि आप लोगों ने कंट्रोल करना है अपने खाने को। बहुत सारे शुगर के मरीज़ों की इसलिए शुगर डी-रेंज हो जाती है कि हम वही फ़िज़ी ड्रिंक्स, जूसेस और मीठी चीज़ें और तली हुई चीज़ें ये सारी इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। आप अपनी रूटीन को चेंज मत करें। आप सिर्फ़ ये ख़्याल रखें कि आपने अपने रब की इबादत करनी है, अपने उन फ़राइज़ को अंजाम देना है, लेकिन आपने खाने के फ़राइज़ को अंजाम नहीं देना कि तली हुई चीज़ें खानी हुई। वो आप उसी तरीके से करें, अपने वॉक को उसी तरीके से रखें। असल में हमारे यहाँ मसला ये है कि हमारे यहाँ ओरिएंटेशन की कमी है। हम जब तक चीज़ों को अच्छे तरीके से समझते नहीं हैं, जब समझ लेंगे तो मेरे ख़्याल से बात बहुत आसान हो जाएगी। तो आप सब लोगों को रमज़ान मुबारक और खुशामदीद रमज़ान के लिए, और तैयारी अभी से शुरू कर दें और मेरी इन बातों का बहुत अच्छे तरीके से ध्यान रखिएगा। आप बहुत अच्छे तरीके से इस रमज़ान को गुज़ार सकेंगे। बहुत शुक्रिया, मेरी अगली आने वाली वीडियो का इंतज़ार कीजिए।